गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स चल रहा था उसमें एक टॉपिक है छोटा सा जिसका नाम है इंटीग्रेशन। हालांकि ये इंटीग्रेशन 12th का एक वास्ट पोर्शन है जिसे हम लोग जब 12th का मैथ शुरू करेंगे पढ़ना तो वहाँ पे इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स को समझना है, जो टर्म्स आपको फिजिक्स में आप यूज कर पाएँ, जिससे आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को बना पाएँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों फिजिक्स का दो बहुत बड़ा हथियार होता है जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को बड़ी आसानी से सॉल्व करने में आपको बहुत अधिक हेल्प करता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। एक न्यू चैप्टर लाए हैं आपके सामने जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इसे आप खूब अच्छे से समझेंगे। आपने एक लेक्चर डिस्कस किया है जिसका नाम था डिफरेंशिएशन। आपने पढ़ा कि डिफरेंशिएशन रियल में वो, जैसे मान लो ये आपके पास कोई कर्व है, इस कर्व का नाम दे देते हैं y = fx, और इस पॉइंट के किसी भी पॉइंट पर, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर यदि आपने टेंजेंट खींचा तो ये होता है dy/dx, अर्थात रेट ऑफ चेंज। ये पॉइंट P पर का रेट ऑफ चेंज है। अगर आप यहाँ पे पॉइंट Q पर टेंजेंट खींचते हैं तो ये Q पर का रेट ऑफ चेंज है। अगर आप R पे जाके खींचते हैं तो ये R पर का रेट ऑफ चेंज है। अर्थात किसी भी पॉइंट पर, किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं अर्थात dy/dx निकालते हैं तो वो dy/dx उस कर्व के उस पॉइंट पर का, उस खास पॉइंट पर का रेट ऑफ चेंज को बताता है। ओके, मतलब ये dy/dx उस पॉइंट पर का एक इंस्टेंटेनियस चेंज है, उस क्षण पर का इंस्टेंटेनियस चेंज है। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका? ये कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का। मतलब डिफरेंशिएशन में यदि आपके पास कोई fx है तो उसे आपने बना लिया f'(x), अर्थात यदि आपके पास y है तो आपने उसे बना लिया dy/dx, आपने बना लिया। ये सभी कुछ आप पढ़ के आए हैं कहाँ पे? डिफरेंशिएशन में। आज आपको क्या पढ़नी है? आज आपको पढ़नी है इंटीग्रेशन। तो आज के बाद इंटीग्रेशन को हम लोग इस शॉर्ट में लिखेंगे, इसे INTG, इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। सर इंटीग्रेशन ये एक प्रकार का मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये मैथमेटिकल एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा आप दो काम करते हैं, जिस प्रोसेस के द्वारा आप दो काम करते हैं। सबसे पहला काम होता है, जैसे आप जब 9th 10th 11th में थे तो मान लीजिए आपके पास ऐसा एक ट्रायंगल आ गया तो आप ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये निकाल लेते हो। या आप 9th में थे तो हेरोन्स का फार्मूला आप लगाते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। यदि आपके पास ये ब्रीथ है तो आप πr² लगा लेते हैं। यदि आपके पास इलिप्स है तो आप πab लगा लेते हैं। यदि आपके पास स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। यदि आपके पास रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर लेते हैं, वगैरह वगैरह। मतलब क्या, ये सभी वैसी आकृतियां हैं, वैसा ज्योमेट्रिकल बनावट है, कंस्ट्रक्शन है जिसके बारे में, जिसका एरिया हम लोग बचपन से जानते होते हैं। लेकिन बाय द वे हम बोलेंगे इस कर्व का एरिया क्या होगा, y/fx का एरिया क्या होगा, x=a से x=b तक। क्या आपने ऐसा कर्व देखा? ये एरिया आपको निकालना, ये एरिया देखा नहीं? अर्थात अगर कोई भी अनवांटेड कर्व होगा, अनवांटेड कर्व का मतलब जिस कर्व से आपका वास्ता पहले नहीं रहा है, वैसा कर्व, इस प्रकार का। कोई ऐसा मत समझिए कि सर इसको सर ऐसे कर देते आप तो ये ट्रापेजियम समलंब चतुर्भुज बन जाता और सर आसानी से हम निकाल देते हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम इंटू हाइट करके। नहीं सर, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व है, इसका एरिया निकालना है। सर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू हुआ है। अर्थात इंटीग्रेशन के द्वारा आप वैसे कर्व का एरिया फाइंड कर सकते हैं जो कर्व अनवांटेड है, इर्रेगुलर है, मतलब जो रेगुलर नहीं है। जो रेगुलर कर्व था उसका एरिया तो आप बचपन से फाइंड कर चुके हैं। ये इर्रेगुलर कर्व है और इर्रेगुलर कर्व का जो एरिया है वो आप निकालने के लिए सीखे, किसके द्वारा? इंटीग्रेशन के द्वारा। तो इंटीग्रेशन को पढ़ने का दो मेन कॉन्सेप्ट है, इसके द्वारा आप दो काम कर सकते हैं। सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं, किसी अननोन कर्व का एरिया निकाल सकते हैं। ये जो आपका इंटीग्रेशन है इसका पहला कॉन्सेप्ट है कि आप इंटीग्रेशन करके किसी अननोन कर्व का एरिया नहीं। अननोन कर्व का मतलब जैसे मान लो आपके पास ये बोल दिए y = fx है।
आप लाइन टू लाइन नोट करेंगे कॉपी में, y इक्वल टू एफ एक्स है, ये आपका x एक्सिस है मान लो, ये आपका y एक्सिस है मान लो, तो इसका x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक आपने ये एरिया निकाला। अगर ये एरिया निकालनी है तो कौन हेल्प करेगा आपका, इंटीग्रेशन। अर्थात इंटीग्रेशन जो है वो आपको क्या देता है, वो आपको किसी इर्रेगुलर कर्व का एरिया देता है। नंबर 1 इंटीग्रेशन क्या देता है, किसी इर्रेगुलर कर्व का आपको एरिया देता है। इस पे और भी डिस्कस करेंगे लेकिन कुछ बेसिक अभी बता रहे हैं। दूसरा होता है कि यदि आपके पास डिफरेंशिएशन में क्या था, डिफरेंशिएशन में आपके पास जो एफ एक्स था, डिफरेंशिएशन क्या किया था उसको पिछले लेक्चर में, उसको एफ डैश एक्स बना दिया था। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया था, आप उसको क्या किए, किसी को इंटरेस्ट पे दे दिए, आपको जरूरत पड़ा, आप उसे पुनः वापस लेना चाहते हैं। आपके पास एफ एक्स था, आपने उसको डिफरेंशिएशन को इंटरेस्ट पे दे दिया, अब आपको पुनः वापस लेना है वो पैसा। तो इंटरेस्ट पे लगाने की प्रक्रिया के नाम को अगर डिफरेंशिएशन कहा जाए तो पुनः उस मूलधन को, उस पैसे को वापस लाने की जो प्रक्रिया है उसका नाम है इंटीग्रेशन। उसी का नाम क्या हो गया, इंटीग्रेशन। मेरा क्या कहना है, यदि एफ एक्स को एफ डैश एक्स बनानी हो तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, डिफरेंशिएशन। यदि एफ डैश एक्स से पुनः एफ एक्स प्राप्त करनी हो तो उसी का नाम क्या है, इंटीग्रेशन। क्या बोल रहे हैं, यदि एफ एक्स से एफ डैश एक्स प्राप्त करनी हो तो वो क्या है, डिफरेंशिएशन। यदि एफ डैश एक्स से पुनः एफ एक्स प्राप्त करनी हो तो उसका नाम क्या है, इंटीग्रेशन। और ये हो गया, ये अर्थात डिफरेंशिएशन जो है वो किसी भी फंक्शन को आगे लेके जाना, मतलब एफ डैश एक्स के तरफ लेके जाता है, लेकिन जो इंटीग्रेशन है वो उसको समेट के पुनः वापस लाता है, मतलब एफ डैश एक्स वाले फंक्शन को पुनः एफ एक्स बनाता है। फिर समझिए, डिफरेंशिएशन जो है वो किसी एफ एक्स वाले फंक्शन को एफ डैश एक्स बनाता है, और इंटीग्रेशन जो है वो एफ डैश एक्स को पुनः क्या बनाता है, एफ एक्स बनाता है। इसका मतलब डिफरेंशिएशन किसी को आगे ले जाने वाला फंक्शन है और इंटीग्रेशन उसको वापस लाने वाला फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, एक आगे लेके जाता है, एक पीछे लेके आता है। इसका मतलब क्या, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। इसका मतलब डिफरेंशिएशन जो है उसको लिख सकते हैं 1 बटा इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं 1 बटा डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं, या अगर दोनों को गुना कर दें, इंटीग्रेशन गुना डिफरेंशिएशन, इस दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1 होगा। अर्थात इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रभाव को, इफेक्ट को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिस वजह से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा एक कांस्टेंट आता है। ओके, तो मेरा क्या कहना है कि ये दो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन को पढ़ने का। सबसे पहला अननोन कर्व का एरिया देगा, दूसरा एफ डैश एक्स में से यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएट किया जा चुका है उस डिफरेंशिएशन में से फंक्शन को पुनः वापस करके आपके हाथ में देगा। ये दो कॉन्सेप्ट है किसको पढ़ने का, इंटीग्रेशन को। तो सबसे पहले क्या बताए कि इंटीग्रेशन जो है, लाइन टू लाइन लिखेंगे, इंटीग्रेशन जो है वो सबसे पहले क्या करता है, वो किसी कर्व का एरिया देता है। ठीक है, अब देखेंगे, इसीलिए इंटीग्रेशन को हम लोग समेशन भी कहते हैं। इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं आप, समेशन। मतलब इंटीग्रेशन इज रिलेटेड टू समेशन और एरिया। या तो वो समेशन से संबंधित है या वो एरिया से संबंधित है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। तो आप लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। इसका मतलब हो गया ये उल्टा प्रोसेस है, इसीलिए इंटीग्रेशन को हम लोग उल्टा डिफरेंशिएशन कह सकते हैं। इंटीग्रेशन को उल्टा डिफरेंशिएशन मतलब एंटी डेरिवेटिव क्या कह सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव। इसीलिए इंटीग्रेशन इज ऑल्सो नॉन एज एंटी डेरिवेटिव, और उसको हम लोग डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा, इसीलिए एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव भी कहते हैं। प्रिमिटिव, तो
कभी पूछेगा कि फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ दिस गिवन फंक्शन, तो आप क्या निकालिएगा, इंटीग्रेशन निकालिएगा। पूछेगा फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, क्या निकालिएगा, इंटीग्रेशन निकालिएगा। मतलब इंटीग्रेशन जो है वो एरिया से संबंधित है, दूसरा समेशन से संबंधित है, अर्थात किसी भी इर्रेगुलर कर्व का एरिया देता है कौन, इंटीग्रेशन। कंप्लीट। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन जो है वो किसी भी इर्रेगुलर कर्व का, इंटीग्रेशन जो है वो किसी भी इर्रेगुलर कर्व का एरिया देता है। कैसे, वो देखिए। अगला हेडिंग है आपका एरिया ऑफ कर्व। एरिया ऑफ कर्व, इसको जरा अच्छे से देखिएगा। एरिया ऑफ कर्व में क्या पढ़ना है हम लोग को। अगला पॉइंट है एरिया ऑफ कर्व। देखिएगा, मान लो आपके पास ये कोई कर्व है, इस कर्व का नाम है y = fx। ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस। ओके, ये ऑरिजिन। तो ये जो कर्व है, इस कर्व का क्या निकालना है, x = a से x = b तक आपको ये एरिया निकालना है, जिसको हम पेंट कर दिए, ये वाला, ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। और यही एरिया किसके द्वारा निकालेंगे, इंटीग्रेट। कैसे, वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या करिए कि इसको, ये जो आपका एक एरिया है, इस एरिया को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए। गौर से देखिएगा, एकदम छोटा काट दिए हैं, एकदम छोटा छोटा टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा। और हर एक का जो ये थिकनेस है, इस थिकनेस का हम नाम दे दिए dx। ये क्या हो गया, dx। और ये जो इसका लेंथ है, ये हो गया आपका y। तो अगर हम इस एरिया की बात करें, इस एरिया की बात करें, इस एरिया जिसको हम पेंट कर रहे हैं, इस एरिया की बात करें, तो ये कैसा दिखता है, रेक्टेंगल। कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल। छोटा छोटा रेक्टेंगल में काट देंगे। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना हो गया y, चौड़ाई कितना हो गया dx। तो इस स्ट्रिप का, इसको हम मान लेते हैं a1, इसको मान लेते हैं a2, इसको मान लेते हैं a3। इस प्रकार से ढेर सारा एरिया होगा, ठीक है, ढेर सारा एरिया होगा। तो यहाँ पे a1 बराबर हो जाएगा y × dx, या y1 × dx, दूसरा हो जाएगा y2 × dx, तीसरा हो जाएगा y3 × dx। तो a1 हो गया y1 × dx, तो दूसरा a2 हो जाएगा y2 × dx, a3 हो जाएगा आपका y3 × dx, वगैरह वगैरह। अब यदि हम इन सभी छोटे छोटे एरिया को जोड़ दें तो पूरे कर्व का एरिया मिल जाएगा। कैसे, आप इसको लिख सकते हैं a = a1 + a2 + a3 .. an। ऐसा लिख सकते हैं। ये n क्या है, मतलब ऐसा ऐसा n गो छोटा छोटा रेक्टेंगल में इसको क्या किए, तोड़ दिए। a क्या है, a है कर्व का एरिया, कर्व का एरिया। ये आपका a क्या है, a है आपका कर्व का एरिया। शायद आपको दिख रहा है, ये a है कर्व का एरिया। ओके, अब देखेंगे ये जो कर्व का एरिया है, यहाँ से ये जो एरिया a है, अब देखिएगा तो a1 के जगह पे y1 × dx, y1 × dx, a2 के जगह पे y2 × dx, y3 × dx, डॉट 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 जाएगा। तो ये क्या, y1 का मतलब क्या हो जाएगा, f1x × dx, ये हो जाएगा f2x × dx, तो वगैरह वगैरह दूर तक जाएगा। अगर हम लोग सब में से dx कॉमन कर लें तो क्या बनेगा, f1x + f2x + f3x वगैरह वगैरह, डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या हुआ, सब कॉमन, अब बाहर में क्या बच गया, dx। अगर हम सभी फंक्शन को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये fx मिल जाएगा। अगर ये सभी छोटे छोटे को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल fx मिल जाएगा। और यही जोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। यही जो जोड़ने की प्रक्रिया, इसीलिए हमने कहा था इंटीग्रेशन जो है वो समेशन को दर्शाता है। इन्हीं सभी समेशन को एक साथ इस चिन्ह से, हाथी के सूर जैसा चिन्ह से लिखते हैं और उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। और इसी को लिख देंगे आप fx, ये सभी मिलके क्या बन गया, fx × dx का इंटीग्रेशन। ये एरिया बराबर कहिए, या इसी को इंटीग्रेशन बराबर कहिए, i बराबर कहिए। i मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का पहला लेटर i है, तो ये बन जाएगा, क्या हो गया, fx × dx का इंटीग्रेशन। अब देखिए सर, ये शुरू कहाँ से हुआ, a से कहाँ तक जाएगा, b पर। मतलब जहाँ से शुरू हुआ उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोले, जहाँ से शुरू होता है फंक्शन या एरिया निकालना, जहाँ शुरू करेंगे उसको आप क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट। और जहाँ तक जाएंगे उसे क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। तो ये शुरू कहाँ से हुआ है, a से, ख़त्म कहाँ पे होगा, b पर। इसीलिए
ये फार्मूला बन गया इंटीग्रेशन इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी तक। ए है लोअर लिमिट, बी क्या है अपर लिमिट। आई बराबर हो गया एफ एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के बी तक। ये हो गया एफ एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी तक। समझिएगा अच्छे से, ए से लेकर के बी तक। इसमें ये जो हमने फार्मूला डिराइव किया है आई इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन ए से बी तक, इसमें कुछ वर्ड्स को आपको जानना है, कुछ टर्म्स को जानना है। सबसे पहली बात, इसमें जो आपका एफ एक्स है, इसमें जो एफ एक्स है ये आई इक्वल टू क्या है आपके पास एफ एक्स इंटू डी एक्स ए से लेकर के बी तक। ओके, ये जो एफ एक्स है इसमें, इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड, इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड का मतलब जिस फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाता है उसी को बोलते हैं इंटीग्रैंड। क्या बोले, जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करोगे उसी को क्या बोलते हैं इंटीग्रैंड। ओके, दूसरा यहाँ जो dx है इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या है, ये है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। अभी इस इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है, x है। अगर एफ वाई डी वाई होता तो वेरिएबल y होता, z होता तो वेरिएबल z होता, तो इसको बोलेंगे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और ये ऐसा जो हाथी का सूर जैसा है इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ए जो है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं उसको, उसको आपने बोला लोअर लिमिट। और ये जो बी है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इसको क्या बोला आपने, अपर लिमिट। तो ये हो गया, नीचे में हो गया ए लोअर लिमिट और बी क्या हो गया अपर लिमिट। तो ये पूरा का पूरा कहानी है किसका, इंटीग्रेशन का। तो आई इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के बी तक। इंटीग्रेशन किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है एरिया से या फिर समेशन से। इसके बाद हम अभी बता रहे थे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये शायद लिख लिए होंगे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। लाइन टू लाइन समझिएगा। इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। अर्थात यदि किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट किया जाए, अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट किया जाए तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, तो फंक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, यदि किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करके तब डिफरेंशिएट किया जाए तो इस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब यदि दोनों प्रोसेस एक साथ करें, इंटीग्रेशन भी डिफरेंशिएशन भी, तो दोनों एक दूसरे को कट कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। बच गया क्या, फंक्शन, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसको ऐसे लाइन में लिखेंगे, यदि किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके साथ में इंटीग्रेट किया जाए तो फंक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता है, या यदि किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट किया जाए तब भी फंक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। दोनों क्या एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। कौन कौन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। ओके, नेक्स्ट, इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है। इंटीग्रेशन जो है वो दो प्रकार का होता है। तो अगला आप देंगे हेडिंग टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। तब समझिएगा, इंटीग्रेशन कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। ये है अनिश्चित समाकलन और ये है निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन का मतलब, इनडेफिनिट का मतलब जिस इंटीग्रेशन का कोई निश्चित वैल्यू ना हो, इस पे अभी चर्चा करेंगे, जिसका कोई निश्चित वैल्यू ना हो। और डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब जिसका एक फिक्स वैल्यू आए।
मतलब क्या, इनडेफिनिट का मतलब आपके हाथ में कुछ और वैल्यू, मेरे हाथ में कुछ और वैल्यू, कोई तीसरा बना उसके हाथ में कुछ और वैल्यू। अगर इंटीग्रेशन ऐसा है तो उसको क्या बोलेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन यदि कोई भी सॉल्व करे उसका अगर फिक्स आंसर हो तो उसे क्या बोलेंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन। ये दोनों का पहचान क्या है वो देखिए। इंटीग्रेशन को क्या लिखते हैं, आई बराबर, तो आई बराबर एफ एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, ऐसा लिख दिए। बोलिए इसमें क्या नहीं है, इसमें लिमिट नहीं है। अर्थात यदि इंटीग्रेशन में लिमिट ना हो, यदि इंटीग्रेशन में लिमिट ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और यदि किसी इंटीग्रेशन में लिमिट हो, जैसे i इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन a से लेकर के b तक, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन a से लेकर के b तक, अर्थात जिसमें लिमिट ना हो, मतलब जिस इंटीग्रेशन में कोई बाउंड्री ना हो, उसमें कोई सीमा ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और इसी कारण से उसका कोई निश्चित वैल्यू नहीं होता है। लेकिन यदि किसी इंटीग्रेशन का लिमिट तय हो, उसकी सीमाएं पता हो, तब जो उसके द्वारा एक वैल्यू आएगा उसे आप क्या बोलेंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसका मतलब डेफिनिट इंटीग्रेशन किसे बोलेंगे, तो लिखेंगे जिस इंटीग्रेशन में लिमिट लगा हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे डेफिनिट इंटीग्रेशन कहा जाता है। क्या बोले जी, यदि इंटीग्रेशन में लिमिट ना हो तो उसे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहेंगे। और इसका आंसर फिक्स नहीं होता है, इसका वैल्यू अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के हाथ में अलग अलग होता है। लेकिन अगर डेफिनिट इंटीग्रेशन है तो इसका आंसर फिक्स होता है, इसका वैल्यू फिक्स होता है। आप कहीं भी सॉल्व करें उसका आंसर सभी के द्वारा एक ही आएगा। अगर कैलकुलेशन सही है, आप गलती बना दोगे, बोलोगे सर मेरा नहीं पड़ रहा है, आपका अलग है मेरा अलग है, तो वो कोई प्रोसेस नहीं है। अगर आप भी सही सॉल्व करते हो तो आपका भी आंसर वही होगा जो, अगर हम भी सही सॉल्व करें तो जो मेरा आंसर आता है कंप्लीट, तो उसको बोलेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। और एक हो गया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। जरा सा देखेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में मेन अंतर क्या है। मेन अंतर है कि एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कि लिमिट नहीं है और एक ऐसा फंक्शन है जिसमें लिमिट है। ओके, तो सबसे पहली बात कि इसमें लिमिट नहीं है और उसमें लिमिट है, ऐसा होने का मेन कारण क्या है, जरा ये देखिए। ऐसा होने का मेन कारण क्या है, जरा ये देखिए। तो सबसे पहली बात कि अगला टर्म हम लोग समझेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, समझिएगा इसको अच्छे से, अगला हेडिंग ला रहे हैं हम, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में स्टडी हम लोगों को करना है कि इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, समझिएगा। साथ में आप ये भी तय करो कि डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था। तो आपको पता है कि सर डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग था किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना। किसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, डिफरेंशिएशन का। हम लोग को पढ़ना किसको है, इंटीग्रेशन का। जैसे मान लो, समझिएगा अच्छे से, मान लो हम एक फंक्शन दिए y बराबर एक्स स्क्वायर। आप खूब इसको पहचानते हो, एकदम खूब पहचानते हो। इसका ग्राफ ऐसा आता है, अच्छे से समझना है, एकदम अच्छे से समझना है। ये है ग्राफ किसका, y बराबर एक्स स्क्वायर। दूसरा, इस लेक्चर के बाद हम लोग ग्राफ ही पढ़ेंगे। y बराबर दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2। सर इसका भी फंक्शन एक्स स्क्वायर ही है, क्या हुआ है, केवल 2 जुट गया है। 2 जुटने का मतलब हो गया ये फंक्शन 2 यूनिट ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, यदि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाए तो क्या होगा, यही फंक्शन सेम होगा लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। ये जो सबसे नीचे में है ये ग्राफ है y बराबर एक्स स्क्वायर का, ये ग्राफ है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, ये ग्राफ है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का। अंतर क्या है, अंतर है केवल बनावट में। एक में कुछ भी जुटा हुआ नहीं है, एक में 2 जुटा हुआ है, एक में 3 जुटा हुआ है। ओके, आप देखिए सर, जरा सा सबका स्लोप निकालते हैं, तो इसका dy बटे dx कितना आएगा, इसका आ गया 2x। इसका dy बटे dx कितना आएगा, बोल बंधु, इसका भी आ गया 2x। इसका dy बटे dx कितना आएगा, तो इसका भी कितना आ गया 2x। लिख दिए, तीनों का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 2x। सर
फंक्शन तीनों अलग अलग है लेकिन तीनों का डिफरेंशिएशन क्या है, सेम है। तीनों का डिफरेंशिएशन क्या है, सेम है। मान लेते हैं कि अगर हम लोग इस पॉइंट पर ये एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम देते हैं x बराबर a, तो इस पॉइंट पर क्या हो गया, dy बटा dx मतलब टेंजेंट, इस पॉइंट पर टेंजेंट और इस पॉइंट पर टेंजेंट। तीनों टेंजेंट क्या है, आपस में समान है, पैरेलल है। आपको बताए हुए हैं यदि पैरेलल लाइंस हो तो उनका स्लोप भी बराबर होता है। dy बटा dx भी क्या है, स्लोप ही है, तो उसका स्लोप क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन अगर हम लोग इस तीनों कर्व का एरिया देखें तो चलिए एरिया देखते हैं। मान लो इतना ही एरिया देखते हैं, यहीं तक x बराबर a तक। देखिए जो सबसे ऊपर में है उसका एरिया यहाँ, सर एरिया हमेशा कर्व से लेकर के x एक्सिस तक देखा जाता है, कर्व से लेकर के x एक्सिस तक देखा जाता है। मतलब इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक, सबसे ऊपर वाले का एरिया ये है, उसके नीचे वाले का एरिया ये है और सबसे नीचे वाले का एरिया ये है। बताइए क्या इंटीग्रेशन किससे संबंधित है, एरिया से। जो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का एरिया सबसे अधिक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का एरिया उससे कम है, एक्स स्क्वायर का एरिया देखिए एकदम कोना में थोड़ा सा सबसे कम है। लेकिन डिफरेंशिएशन क्या है सबका, डिफरेंशिएशन क्या है सबका, सेम है, एकदम सेम, डिफरेंशिएशन सबका सेम है। इसका मतलब है कि इस फंक्शन में तीनों फंक्शन सेम है, सिर्फ अंतर किसका है, कांस्टेंट का। इसका मतलब है कि सर डिफरेंशिएशन जो है वो यूनिक होता है, यूनिक एक होता है। लेकिन इंटीग्रेशन देखिए ना, एरिया अलग अलग है तो एरिया का मतलब ही तो इंटीग्रेशन है। इसका मतलब अगर एरिया अलग अलग आ गया तो इंटीग्रेशन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पे आपने क्या देखा, इस तीनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम है लेकिन उसका इंटीग्रेशन क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है। क्या कितना अंतर है, इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा कम है, इसका अधिक है, इसका सबसे अधिक है। इसीलिए हम लोग जब इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं कि कुछ ऊपर नीचे हुआ है एरिया में, तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यदि किसी फंक्शन का मान लेते हैं कि कैपिटल fx है, कैपिटल fx इंटू डी एक्स है, यदि इसका इंटीग्रेट करते हैं तो मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन आ गया fx, तो उसमें आप क्या जोड़ देंगे, आप उसमें c ऐड कर देंगे। तो fx का कैपिटल fx इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ गया, fx प्लस c। मतलब क्या, ये c बताता है कि किसी फंक्शन का एरिया कम और किसी फंक्शन का एरिया अधिक होता है। उसी को किससे हम लोग डिनोट करते हैं, c से। c कोई एक कांस्टेंट है, मतलब एरिया में जितना कमी बेसी है उसी को कंपनसेट करते हैं, किसके द्वारा, c के द्वारा। हम लोगों को यहाँ पे एक स्टार समझना है कि डिफरेंशिएशन जो है वो यूनिक होता है लेकिन इंटीग्रेशन यूनिक नहीं होता है। तो यहाँ पे एक लाइन एक लिखते हैं, डिफरेंशिएशन इज यूनिक बट इंटीग्रेशन इज नॉट यूनिक। क्या बोले सर, डिफरेंशिएशन यूनिक होता है लेकिन इंटीग्रेशन यूनिक नहीं होता। देखिए ना, तीन अलग अलग फंक्शन है, तीनों का डिफरेंशिएशन सेम आया लेकिन तीनों का इंटीग्रेशन मतलब एरिया अलग अलग आया। इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन जो है वो यूनिक होता है लेकिन इंटीग्रेशन जो है वो यूनिक नहीं होता है, डिफरेंशिएशन जो है वो यूनिक नहीं होता है। ओके, दूसरा स्टार, सर कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिसका इंटीग्रेशन होता है, कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिसका इंटीग्रेशन होता है, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिसका इंटीग्रेशन होता है लेकिन कोई भी ऐसा फंक्शन, कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिसका इंटीग्रेशन होता है। आपने क्या बोला कि कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिसका इंटीग्रेशन होता है, तो जिसका इंटीग्रेशन होता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेबल फंक्शन। क्या बोल रहे हैं, जिसका इंटीग्रेशन होता है उसका क्या नाम है, उसका नाम है इंटीग्रेबल फंक्शन। और जिसका इंटीग्रेशन संभव नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन। क्या बोले, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेबल फंक्शन और जिसका इंटीग्रेशन संभव नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन। ओके, तो ये था आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसका, इंटीग्रेशन का। तो हम लोग समझे इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है वगैरह वगैरह, ज्योमेट्रिकल मीनिंग पर बात किए। अब हम लोग इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला को पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन के
कुछ फॉर्मूला को पढ़ेंगे और उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ सवाल, और उसके बाद आप फिजिक्स में इंटीग्रेशन यूज करने के लायक बन जाते हैं। देखेंगे आप, तो कुछ फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूला क्या है देखेंगे। अगला हेडिंग देंगे आप, लिस्ट ऑफ फॉर्मूला। लिस्ट ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला का क्या क्या लिस्ट है जरा वो देखिए। सबसे पहले जानना है x के पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, क्या बोले, ये एरिया अलग अलग फंक्शन का एरिया अलग अलग होने की वजह से क्या ऐड करते हैं आप, सी। दूसरा होता है 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस सी। तीसरा e के पावर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस सी। चौथा होता है dx, या तो बगल में 1 इंटू डी एक्स रहे या सिर्फ dx रहे, तो आज के बाद हम लोग ये बोलेंगे dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी। पांचवा हो गया आपका साइन x का इंटीग्रेशन होता है, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x प्लस सी। छठा कॉस x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन x प्लस सी, साइन x प्लस सी। तो कॉस x डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, कॉस x डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन x प्लस सी। सातवां होता है साइन x के बाद क्या हो गया, कॉस x के बाद टेन x। टेन x डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है, टेन x का होता है लॉग सेक x, सेक x प्लस सी। आठवां कॉट x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन x प्लस सी। ये मॉड इसीलिए लगाते हैं, ये कोई बहुत बड़का बात नहीं है। मॉड लगाने के पीछे मकसद ये होता है कि आपको कल पढ़ा रहे थे लॉगरिथम में कि लॉग का आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए उसमें मॉड लगा देते हैं। तो नौवां हो गया आपका कॉट x के बाद क्या होता है, सेक x, सेक x डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक x प्लस टेन x प्लस सी। 10वां होता है आपका कोसेक x, कोसेक x डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग कोसेक x माइनस कॉट x प्लस सी। 11वां होता है सेक स्क्वायर x डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन x प्लस सी। 12वां होता है कोसेक स्क्वायर x डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट x प्लस सी। 13वां 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स x प्लस सी। 14वां हो गया 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपको दिख रहा है, डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x प्लस सी। इसमें सब इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोगों को 11th के फिजिक्स को पढ़ने के लिए सिर्फ दो एक इंटीग्रेशन इसमें से इम्पोर्टेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मैक्सिमम 5 तक। बाद बाकी सिर्फ हम लिख दिए आपको कि ताकि आपकी जुबान पर रहे, आप इसको समझ पाएँ। ये 4-5 जो इंटीग्रेशन है, x के पावर n का इंटीग्रेशन, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी, यही 2-4 इंटीग्रेशन अगर ये आपको आ रहा है, जानते हैं आप, तो आप धड़ल्ले से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ताकि इसका प्रैक्टिस हो सके। प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग इंटीग्रेशन में कुछ प्रैक्टिस करेंगे और उस प्रैक्टिस में आप मेरा साथ देंगे। देखेंगे आप, हम लोग कुछ सवाल को प्रैक्टिस करते हैं कि इंटीग्रेशन में सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए, बस कुछ सवाल आपको आना चाहिए अच्छे से। तो अब अगला हेडिंग दीजिए आप, प्रैक्टिस। देखेंगे सबसे पहला सवाल है x के पावर 4 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, x के पावर 4 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। इसी के साथ हम आपको पढ़ा देंगे प्रॉपर्टी ऑफ, जैसे कि डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी था, जैसे डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी था कि अगर जोड़ में रहेगा तो अलग अलग कर देंगे, कांस्टेंट रहेगा तो उसको बाहर कर देंगे, ये सभी सेम प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन का। तो उसका हम लोग सवाल में यूज करते करते उस चीज़ को सीख लेंगे। सबसे पहले x के पावर 4 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, ये किस पे बनेगा, ये बनेगा x के पावर n, और n का मान कितना है 4। तो फार्मूला क्या होता है,
x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, n का मान 4 है तो 4 प्लस 1 बटा 4 प्लस 1 कितना हो गया। अब प्लस क्या लिखेंगे c, तो ये हो जाएगा x के पावर 5 बटा 5 प्लस c, ये हो गया आंसर। ओके, दूसरा सवाल है आपके पास, आपको दे दिया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, बोलिए कितना होगा। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, सेम सवाल है, जहाँ पे 4 था वहाँ पे क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x के पावर 2 प्लस 1 बटा में 2 प्लस 1 प्लस c, तो ये कितना बन गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c, आंसर कंप्लीट। जैसे तीसरा सवाल है आपके पास दिया हुआ है i बराबर रूट एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात, रूट एक्स का मतलब x के पावर 1/2 इंटू डी एक्स। इस सवाल में n का मान कितना हो गया 1/2, तो इसको कैसे लिखेंगे, x के पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1, तो ये क्या हो गया x के पावर 3/2 बाई में 3/2, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 2/3 x के पावर 3/2 प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। क्या समझ में आ रहा है। तो धीरे धीरे आप सवाल को जरा प्रैक्टिस करेंगे। अगला है चौथा सवाल है आपके सामने, चौथा सवाल है आपके सामने। चौथा सवाल है i बराबर 5 के पावर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, 5 के पावर x। इस सवाल को आप बनाइएगा इस फॉर्मूला से, a के पावर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होता है a के पावर x बाई लॉग a प्लस c, a के पावर x बाई लॉग a प्लस c, a के पावर x बाई लॉग a प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका आंसर 5 के पावर x। देखिए ना, जो एक a की जगह पे क्या है 5 है, तो 5 के पावर x बटा में क्या हो गया log a, तो हो जाएगा log 5, अब बेस में कुछ नहीं है तो 10 प्लस क्या हो जाएगा c, वैल्यू निकल गया। अगला दिया है 5 नंबर में सवाल, i बराबर 1 बटा x के पावर 3 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। सबसे पहले 1 बटा x के पावर 3 को ऊपर लेके जाइए, तो आप इसे क्या लिखेंगे, x के पावर -3 इंटू डी एक्स, ये लिख सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे n का मान कितना हो गया -3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, x के पावर -3 प्लस 1 बाई -3 प्लस 1 प्लस c, तो कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका x के पावर -2 बाई -2 नहीं है, तो ये बन जाएगा, इसको अगर नीचे लाएंगे प्लस c, तो ये बन जाएगा -1 बाई 2x² प्लस c, -1 बाई 2x², माइनस को ऊपर में लगा दिए, ऊपर में रहे माइनस कोई दिक्कत नहीं है, 2 तो नीचे भाई है, ये नीचे आकर के 1/x² बन गया, कंप्लीट। 5 छठा सवाल है आपके सामने, छठा सवाल है आपके सामने, देखिएगा सवाल है x² प्लस 2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, ये छठा सवाल है। इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को, क्या करना है, x² प्लस 2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। क्या बोले, इंटीग्रेशन का इस प्रॉपर्टी आपको समझना है, यदि 2 या 2 से अधिक फंक्शन जोड़ या घटाव में हो तो उसको डिफरेंशिएशन में क्या किया था, अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, तो इंटीग्रेशन भी क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। इसका मतलब ये बन जाएगा x² इंटू, ये dx दोनों में गुना होगा, तो dx का इंटीग्रेशन प्लस 2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। ओके, आप बताइए x² का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा x के पावर 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 जोड़, क्या बोले थे सर, इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, तो कांस्टेंट को बाहर कर दिए, dx का इंटीग्रेशन क्या बताए थे x प्लस क्या हो जाएगा c, तो इसका आंसर क्या होगा x³ 3 प्लस 2x प्लस कितना हो गया c, ये हो गया आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट 7वां सवाल लिख चुके, 7वां सवाल पे हम लोग चलते हैं। 7वां सवाल कहता है आपका, 7वां सवाल आपका कहता है, 7वां सवाल है आपके सामने, x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, ये सवाल है। क्या बोले थे, प्रॉपर्टी क्या कहता है इंटीग्रेशन का, यदि 2 या 2 से अधिक फंक्शन जोड़ में हो तो उसको क्या कीजिएगा, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, उसे क्या कीजिएगा, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा i = x² dx, सबको अलग अलग कर दीजिए,
2x इंटू डी एक्स अलग अलग कर दीजिए, 3 इंटू डी एक्स अलग अलग कर दिए। अब बताइए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सीधा लिख देते हैं x³/3 प्लस कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए x dx का इंटीग्रेशन, x पर पावर कुछ नहीं है तो कितना होगा 1, तो ये बन जाएगा x के पावर 1 जोड़ 1 बटा 1 जोड़ 1 प्लस कांस्टेंट को बाहर dx का इंटीग्रेशन x c जोड़ देंगे, तो ये हो गया आपका x³/3 प्लस 2x²/2 प्लस 3x प्लस c, ये हो गया आंसर। मन करे तो 2 काट दीजिए, कंप्लीट। 7 के बाद 8वां सवाल। 8वां सवाल आपके पास कहता है x के पावर 5 प्लस x के पावर 6 प्लस x के पावर 7 बटा में दे दिया आपको x के पावर 4 इंटू dx का इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करना है dx का इंटीग्रेशन। ठीक है, आपने पढ़ा था बचपन में जैसे a प्लस बी बटा सी, तो आपने क्या लिखा था c को दोनों में भाग कर सकते हैं, a बटा सी जोड़ b बटा सी। उसी प्रकार यदि आपके पास इस तीनों के बटा में x के पावर 4 है तो इस x के पावर 4 को इस तीनों के बटा में आप लिख सकते हैं 5 बटा x के पावर 4, x के पावर 6 बटा x के पावर 4, x के पावर 7 बटा x के पावर 4। ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। चलिए सभी में x काटिए, तो जब आप काटोगे तो आपके पास मिलेगा ऐसा 4 और 4 कट गया तो यहाँ बचेगा x, यहाँ 4 गो 6 गो, यहाँ बचेगा 2x² बचेगा, यहाँ कितना बचेगा x के पावर 3 बचेगा इंटू dx का इंटीग्रेशन। अब क्या बोले थे सबको क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे, तो ये क्या बनेगा x इंटू dx का इंटीग्रेशन, x² इंटू dx का इंटीग्रेशन, x³ इंटू dx का इंटीग्रेशन, x dx का इंटीग्रेशन x²/2, ये x³/3 x के पावर 4/4 प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, क्लियर है। आप देखेंगे अगला सवाल है 9वां सवाल है आपके सामने। 9वां सवाल क्या है वो देखिए जरा, इसको जल्दी नोट करिए। 9वां सवाल कहता है आपका i इक्वल टू √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, ऐसा दे दी इंटू dx का इंटीग्रेशन, ऐसा इसको हल करना है, i का मान निकालना है। सबसे पहले क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर, उसको आप तोड़ दीजिए तो क्या बनेगा ये बनेगा √a² प्लस b² प्लस 2ab, तोड़ दिए इंटू dx का इंटीग्रेशन, ऐसा लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। चलिए √x का स्क्वायर x 1/√x का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 1/x, ये दोनों कट गया तो क्या हो गया 2 इंटू dx का इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे जोड़ में है सबको अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू dx का इंटीग्रेशन, घाटा होता तो घाटों में अलग अलग कर देंगे, 1/x dx का इंटीग्रेशन, 2 इंटू dx का इंटीग्रेशन। क्या बताए थे x dx का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x के पावर 1 + 1/1 + 1 x²/2, 1/x का इंटीग्रेशन log x, 2 को बाहर, dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। ओके, 9वां के बाद 10वां सवाल आपके सामने है। 9वां के बाद 10वां सवाल, नोट किए इसको, 10वां सवाल आपके सामने है। सवाल लिखता है, 10वां सवाल लिखता है x - 1 इंटू x इंटू dx का इंटीग्रेशन i बराबर, क्या लिखा है x - 1 इंटू x इंटू dx का इंटीग्रेशन, x - 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन। ओके, जरा देखेंगे आप। सबसे पहले क्या करेंगे आप कि ये जो x है इससे दोनों में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x गुना x² माइनस x गुना 1x इंटू dx का इंटीग्रेशन। क्या बता रहे थे प्रॉपर्टी में, यदि 2 या 2 से अधिक फंक्शन जोड़ या घटाव से अलग अलग हो तो उसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये क्या होगा x² इंटू dx का इंटीग्रेशन माइनस x इंटू dx का इंटीग्रेशन, तो x² का इंटीग्रेशन x³/3 माइनस x dx का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। ओके, 11 नंबर का सवाल जरा आप देखेंगे। 11 नंबर का सवाल जरा आप देखेंगे, जैसे आपको दे दिया i इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x इंटू dx का इंटीग्रेशन। क्या करेंगे आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये बन जाएगा i इक्वल टू, सबसे पहले हो जाएगा साइन x इंटू dx का इंटीग्रेशन प्लस
cos x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखा है आपने, ये होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, सरिया के लिख दीजिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो 11 के बाद 12 नंबर का सवाल। 12 नंबर में सवाल कहता है, आपको दे दिया कि सवाल ऐसे दिया हुआ है आई इक्वल टू मान लीजिए आपको दे दिया ऐसा 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन, ऐसा दे दिया 1 प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन इंटू क्या हो गया dx। तो क्या करेंगे, इसको दोनों अलग जोर में है तो अलग अलग कर देंगे। तो ये बनेगा आपको 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन x प्लस, अब देखिए cos x का इंटीग्रेशन sin x, लेकिन x के जगह पे क्या है 2x, तो 2x। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, यदि साइन के आर्गुमेंट में किसी कांस्टेंट से गुना हो तो उस कांस्टेंट को बट्टा में ले लेंगे। थोड़ा सा आगे ये सब चीज़ आएगा तो हम लोग जानते चले जाएंगे धीरे धीरे। तो क्या होगा, साइन हो कॉस हो टेन हो, यदि आर्गुमेंट में कुछ आ जाएगा तो उसको कहाँ लिख देंगे, बट्टा में लिख देंगे। ओके, अगला सवाल 12 के बाद 13 नंबर। 13 में आपके सामने सवाल है, 13 में आपके सामने सवाल है आई इक्वल टू ई के पावर 3x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। क्या बताए थे, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x से होता है, लेकिन x के बगल में यदि कुछ गुना में है तो उसे कहाँ ले लीजिए, भाग में, प्लस c, ये हो गया इंटीग्रेशन। 14वां सवाल आपके सामने है, 14वां सवाल है आपके सामने, दिया है आपको कि 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। इस सवाल को देखिए, कितना सुंदर सवाल है, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये सवाल दिया हुआ है। सबसे पहली बात, ऐसे सवाल को आपको बचपन में आपने पढ़ा था, 1 के जगह पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या आपको याद है, नीचे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। ये जो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको दोनों में अलग अलग कर दीजिए। तो पहले के साथ साइन कट जाएगा तो बचेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, अब प्लस इसके साथ कॉस कट जाएगा, बचेगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स, 1 बाई साइन स्क्वायर क्या बनेगा, ये बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग बताइए। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x। उसके बाद कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सवाल, सभी के सभी सवाल समझ में आ रहे होंगे, आपको सभी के सभी सवाल समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब ये जो सवाल था, आप गौर करिए, किसी में भी लिमिट नहीं था। इसका मतलब ये सभी के सभी सवाल क्या था, ये सभी के सभी सवाल था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का। ये सभी के सभी सवाल था किसका, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का। अब हम लोग कुछ सवाल करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन पे, देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सवाल है, कैवां सवाल होगा, जो भी हो, 15, 16, 17 जो भी हो। अगला सवाल है आपका 16 नंबर, चलिए मान लेते हैं ऐसा, आप सही कर लेंगे। 15 नंबर का सवाल है, मान लीजिए आपके पास आई बराबर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 तक। ये क्या हो गया, ये इसमें क्या नया आ गया, लिमिट आ गया। सबसे पहली बात, सवाल को वैसे ही सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2 + 1 बटा 2 + 1, ठीक है। जब डेफिनिट इंटीग्रेशन रहेगा तो आप सी लिखिए या नहीं लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर डेफिनिट इंटीग्रेशन है तो आप सी लिखें कि ना लिखें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब क्या, जब इंटीग्रेशन हो गया तो इंटीग्रेशन का साइन खत्म, तो क्या ले लिए, बिग ब्रैकेट ले लिए। लोअर लिमिट को नीचे में, अपर लिमिट को ऊपर में लिख दिए। समझिएगा, ये क्या हो गया, x³/3, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। अब क्या करना है, इस फंक्शन में लिमिट रखना है। पहले रखेंगे अपर लिमिट, फिर रखेंगे लोअर लिमिट। तो पहले क्या करेंगे, पहले रखेंगे x के जगह पे 2, तो 2^3/3, उसके बाद देंगे माइनस का साइन। अब लोअर लिमिट रखिए तो ये हो जाएगा 1^3/3, तो ये हो जाएगा 8/3 माइनस 1/3, लघुत्तम हो गया 3, 8 में से 1 गया 7/3, ये हो गया आंसर कंप्लीट। अगला सवाल 16 नंबर का सवाल। 16 नंबर का सवाल आपके सामने कहता है, मान लो आपको दिया है 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन।
आई बराबर 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन 10 से लेकर के 20 तक, ऐसा आपको दिया। क्या हो गया 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो सबसे पहली बात, इंटीग्रेशन तो वैसे ही करें जैसे आप इनडेफिनिट में करते थे। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है log x। इंटीग्रेशन हो गया, तो इंटीग्रेशन जब हो गया तो इंटीग्रेशन का साइन भी खत्म हो गया। तो अगर लिमिट रहेगा तो c लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए लिखवे नहीं करेंगे। लोअर लिमिट 10, अपर लिमिट 20। चलिए अब लिमिट रखेंगे, पहले कौन रखेंगे 20, फिर क्या रखेंगे 10। तो पहले लिखेंगे 20 किसके जगह पे, x के जगह पे। उसके बाद देते हैं माइनस का साइन, अब किसको लिखेंगे 10 को, log 10। आपको लॉगरिथम में पढ़ा रहे थे, यदि log m माइनस log n है तो उसको आप लिख सकते हैं log m बटा n, मतलब 20/10। 0 0 कट गया, आंसर हो गया log 2। आंसर कितना हो गया log 2, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार का सवाल है कौन सी, किस चीज़ का, डेफिनिट इंटीग्रेशन, मतलब जिसमें लिमिट रहे। तो लिमिट वाला सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, मान लीजिए 17वां सवाल आपके सामने है। 17वां सवाल आपके सामने है इस प्रकार का। अगला सवाल है i इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 2 तक, ऐसा दिया हुआ है सवाल। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, लॉग कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 2 तक। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका होता है x³/3। 1 का इंटीग्रेशन इसका होता है x। इंटीग्रेशन खत्म, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 2 तक। पहले किसको लिखे रखेंगे, 2 को, 2 को दोनों जगह रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8/3 अब प्लस 2। उसके बाद माइनस का चिन्ह देंगे, आप किसको रखेंगे 1 को। तो 1 का क्यूब तो 1 होगा, 1/3 अब प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूना 6, 8 6 14/3 माइनस 3 का 3 1 4/3, 14 में से 4 चला गया 10/3। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। तो ये क्या था आपका, ये सवाल था डेफिनिट इंटीग्रेशन का। अगर डेफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल आता है तो आप कैसे उसको सॉल्व करते हो। अगला फिर से एक इनडेफिनिट का सवाल लाते हैं आपके सामने। 17 के बाद 18 नंबर फिर से इनडेफिनिट का ही सवाल लाते हैं। सवाल है i इक्वल टू 2 के पावर x प्लस 1/x प्लस e के पावर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। ये सवाल है, क्या करेंगे, सबको अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 के पावर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, e के पावर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। बताइए 2 के पावर x का इंटीग्रेशन, इसका सिखाए थे 2 के पावर x बटा में log 2, 1/x का इंटीग्रेशन log x, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x। लिमिट नहीं है तो क्या जोड़ देंगे c। तो ये हो गया आपका आंसर। आ रहा है समझ में। 18 नंबर। 19 नंबर में सवाल है आपके सामने, i इक्वल टू, सवाल दिया है i इक्वल टू √1 प्लस cos 2x। पहले लिख देते हैं sin 2x। इस सवाल को नए तरीके से ऊपर लिखिए, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। 19 नंबर में सवाल दिया है आपके सामने। 19 नंबर में आपके सामने सवाल है i इक्वल टू √1 प्लस sin 2x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व करना है। सर जब आप ट्रिगो पढ़ोगे तो वहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, और 1 को लिखते हैं आप sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। आपने पढ़ा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्लस sin 2 थीटा को लिखते हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब गौर करिए ये फॉर्मूला क्या बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब क्या हो गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। ये ऊपर से क्या है रूट, स्क्वायर खत्म रूट खत्म, तो i बराबर क्या बन गया, इसी का है dx का इंटीग्रेशन। यही है dx का इंटीग्रेशन। तो ये क्या बन गया, साइन x प्लस कॉस x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा साइन x dx का इंटीग्रेशन प्लस cos x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x, cos का इंटीग्रेशन साइन x प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो इस तरीके का सवाल। दूसरा सवाल, अगला सवाल मतलब क्या, इस प्रकार का कोई भी सवाल अगर आपके सामने आता है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप उन सभी सवाल को चुटकी में सॉल्व कर पाएंगे। आप उन सभी सवाल को चुटकी में सॉल्व कर पाएंगे।
आपके सामने 20वां एक सवाल है, उस सवाल का नाम है, 20वां सवाल है I इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। ये सवाल है 1 प्लस कॉस 2x। ट्रिगोनोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब है अगर इसको हम लोग सॉल्व करने जाएं तो रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x के जगह पे सीधा लिख दें 2 कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। ओके, आप देखेंगे तो इसमें से रूट 2 बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर का रूट खत्म तो कॉस x बच गया सिर्फ इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, और कॉस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x, जोड़ देंगे प्लस c, ये हो गया आंसर। 20वां सवाल था। 21वां सवाल आपके सामने है, 21वां सवाल आपके सामने है, 21वां सवाल आपके सामने है, 21वां सवाल आपके सामने है। सवाल मान लीजिए आपके सामने ऐसा है I इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स। उसमें प्लस था, इसमें माइनस है। फॉर्मूला कहता है ट्रिगो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कहता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो I बराबर ये क्या बनेगा रूट अंडर, इसके जगह पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे आप 2 साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। 2 बाहर आ जाएगा तो रूट 2, अंदर में स्क्वायर खत्म रूट खत्म तो बच गया साइन x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। बताइए साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x प्लस सी। इसको जब ओपनली लिखेंगे तो माइनस रूट 2 कॉस x प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर। लिमिट नहीं था इसीलिए आपने क्या ऐड कर दिया, सी ऐड कर दिया। ओके, 20 के बाद 21वां सवाल आपके सामने है। 20 के बाद 21वां सवाल आपके सामने है। 22वां सवाल आपके सामने है। देखेंगे I बराबर, मान लीजिए आपके सामने सवाल है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4। 0 से पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, 0 से पाई बाई 4। अब बताइए इसको सॉल्व करना है। आपको सिखाए थे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x। tan इनवर्स x, इसको 0 से 1 कर दीजिए, कितना हो गया tan इनवर्स x। लिमिट इंटीग्रेशन खत्म तो अब क्या बच जाएगा लिमिट, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर के 1 तक। इसमें क्या है लिमिट लगा हुआ है तो c जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे पहले अपर लिमिट तो ये क्या हो गया tan इनवर्स 1 माइनस फिर लोअर लिमिट tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 मतलब tan कितना का मान 1 होता है तो आंसर होता है पाई बाई 4, माइनस tan कितना का मान 0 होता है तो 0 डिग्री का, पाई बाई 4 में से 0 चला गया, आंसर कितना हो गया पाई बाई 4। दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज द आंसर कंप्लीट। दूसरा अगला सवाल है आपके सामने 23वां सवाल है I इक्वल टू, 23वां सवाल है I इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो 1 बाई, आपको बताए थे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका था साइन इनवर्स एक्स। मान लेते 0 से लेकर के 1 तक साइन इनवर्स एक्स। ये इंटीग्रेट हो गया तो इंटीग्रेशन का साइन खत्म, केवल क्या बच जाएगा लिमिट, कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक। पहले किसको लिखेंगे अपर लिमिट तो साइन इनवर्स 1, माइनस का चिन्ह देंगे। आप किसको लिखेंगे लोअर लिमिट, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 0। साइन कितना का मान 1 होता है 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2, माइनस साइन कितना का मान 0, 0 का मान तो पाई बाई 2 में से 0 चला गया, कितना हो गया पाई बाई 2। ये है आपका आंसर। और प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि ये इतने सारे सवाल को अगर हम लोग सॉल्व कर लें, इतने सारे सवाल को अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो शायद कोई भी सवाल हम लोगों के सामने छूटने वाला नहीं है। कोई भी सवाल हम लोगों के सामने छूटने वाला नहीं है। कभी कभी एक दूसरे प्रकार का सवाल होता है, कभी कभी मन में ऐसा आ गया तो आपसे पूछ देगा। देखिएगा कभी कभी ऐसा सवाल देखेंगे। अब जरा से इसको हम लोग फिजिक्स में लेके चलते हैं। फिजिक्स से पहले आपके सामने कैवा नंबर था 23वां 24वां, जो भी हो आप चेक कर लेंगे। 24वां सवाल कभी कभी ऐसा पूछेगा इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू x माइनस 1 देन फाइंड एफ एक्स। देखिए क्या पूछ दिया, क्या दिया है, यदि एफ डैश एक्स बराबर x माइनस 1 हो तो एफ एक्स कितना होगा। सर एफ डैश एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन से एफ एक्स कौन देता है, आपको क्या बताए इंटीग्रेशन। मतलब
ये जो आपका एफ एक्स बराबर होगा एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। ओके, तो ये हो जाएगा, अलग अलग कर देंगे, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस वन इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट नहीं है इसीलिए प्लस से ये हो गया, दिस इज द आंसर। कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछेगा, अगर मूड गर्म हो गया तो ऐसा सवाल पूछ देगा। कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बहुत छोटा सा चीज है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एक छोटा सा स्टार है आपके सामने, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन बहुत सस्ता चीज है, मतलब सिर्फ इसको समझना है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का क्या एप्लीकेशन हो सकता है, इस बात को हम लोगों को समझना है। देखेंगे आप इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन है, आपने पढ़ा था कि 9th में या फिर 10th में आपने पढ़ा था v इक्वल टू डी एस बटा डी टी, आपने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ से डी एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी एस बराबर v इंटू डी टी। तो अगर s निकालनी हो तो दोनों तरफ क्या निकाल देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो s बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। इसका मतलब है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, वी टी, यहाँ क्या है v, यहाँ पे क्या है t, वी टी ग्राफ का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया, एरिया। इंटीग्रेशन किसे समझ, एरिया से। वी टी ग्राफ का एरिया क्या देता है, एस देता है। वी टी ग्राफ का एरिया क्या देता है, एस देता है। देखिए आप, अर्थात v इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या देगा आपको, एस देगा। दूसरा, जैसे आपने पढ़ा था a बराबर डी वी बटा डी टी, आपको याद है, तो यहाँ से डी वी बराबर क्या होगा, a इंटू डी टी का, अगर v निकालना हो तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो v बराबर क्या हो गया, a इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। सेम टू सेम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप ए टी ग्राफ का इंटीग्रेशन, मतलब एरिया। एरिया क्या देता है, तो वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी देता है, ठीक है। ए टी ग्राफ का एरिया क्या देता है, वेलोसिटी देता है। अगला देखेंगे आप इसी में, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अगर कभी जरूरत पड़ेगा फिजिक्स में हम लोग जब एंट्री करेंगे तो बहुत बार ये सब अभी आएगा, ये तो अभी शुरुआत है, ठीक है। कभी कभी आप ऐसा देखे होंगे, आपने देखा होगा, हम लोग लिखते हैं इस प्रकार से, क्या लिखते हैं वो देखिएगा। सर आपने लिखा था F इक्वल टू डी पी बटा डी टी। F इक्वल टू मतलब फोर्स इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, P मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ से dp बराबर क्या लिखेंगे, F इंटू डी टी। अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो P बराबर क्या हो गया, F इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एफ टी ग्राफ का एरिया, इंटीग्रेशन मतलब एरिया। एफ टी ग्राफ का एरिया क्या देता है, मोमेंटम देता है, मोमेंटम देता है। एफ टी ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है, तो मोमेंटम देता है। एफ टी ग्राफ का एरिया आपको क्या देगा, तो मोमेंटम देता है। कंप्लीट। इस प्रकार के सवाल का प्रैक्टिस यहाँ नहीं करेंगे, इसको हम लोग जब एंट्री करेंगे फिजिक्स में तो वहाँ पे इस पर ढेर सारा सवाल को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप किसी भी बुक से और 5-10 सवाल आप प्रैक्टिस कर लें, ताकि इंटीग्रेशन पर आपका पकड़ 100% बन जाए। थैंक यू।